जो हार के डर से कोशिश नहीं करते वो सफलता के हकदार नहीं होते। हर असफलता एक नया सबक देती है, बस हिम्मत मत हारिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, भारत के सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक सुदर्शन न्यूज के चैनल में आपको हम दिखाते हैं जनमत कार्यक्रम में। और आज कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं, जरा उन पर भी एक बार नजर डाल लीजिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं वर्चुअली, ईद पर जमकर हंगामा कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में विश्लेषण जरूरी है ईद का दिन, लेकिन इसमें हुआ क्या क्या ये आपके लिए जानना जरूरी है, विस्तार से बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला मुद्दा इसके बाद का जो है हिंदू विरोधी ईद, ये कहां पे हुई है, कौन सा ये मुद्दा है, इसको जानना है तो जनमत में बने रहिए, विस्तार से इसका भी विश्लेषण होगा। और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ईद तो अपनी जगह है, लेकिन कलश यात्रा पर पत्थर आखिर क्यों, क्या कारण था, क्या आवश्यकता थी और कब बदलेगी ये सोच और कब तक हिंदू निशाने पर रहेंगे, ये आपको बताएंगे। फिर यूक्रेन, रूस और अमेरिका। अब देखिए, रूस, यूक्रेन और अमेरिका का ये तालमेल कह लीजिए, आपस की सांठगांठ कह लीजिए, एक दूसरे को समझाने का प्रयास कह लीजिए कि भाई अमेरिका ने रूस को भी थोड़ी सी चेतावनी दे दी है कि अगर आप नहीं सुधरे तो फिर देखना आप पर भी कुछ ना कुछ लगेगा। शायद टैरिफ तो नहीं है, यही जानना है तो आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन चलिए, ये तो थे तमाम मुद्दे जिनके बारे में आज विश्लेषण होगा, आपको खबर बताई जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको सबसे पहले वो बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बताते हैं, जहां असम में ईद के दिन जिहादी ने मूर्ति को तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिहादी नजबुल आलम ने काली माता की मूर्ति को तोड़ा है। और ये देखिए, असम से ये तस्वीर, ये दिल दुखा देने वाली तस्वीर जो कि ईद के दिन से आ रही है कि भाई जिहादी नजबुल आलम ने काली माता का जो है, काली माता की मूर्ति को तोड़ दिया, काली माता की मूर्ति को तोड़ा। ये जिहादी की हरकत से हिंदुओं में आक्रोश का माहौल है और डबका में रास्ता जाम और तनावपूर्ण माहौल। ये तस्वीर आप देखिए, दिल को दुखी कर देने वाला, मन में पीड़ा देने वाला, मन क्रोध से भर देने वाला ये दृश्य देखिए, कैसे मां की मूर्ति को तोड़ने वाला वो जिहादी नजबुल आलम, कैसे उसने तोड़ी। और जिहादी की हरकत से अब हिंदुओं में आक्रोश है। पुलिस ने जिहादी नजबुल आलम को गिरफ्तार कर लिया है, ये अच्छी खबर है। और जिहादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। तो असम के होजाई जिले के डबका क्षेत्र में ईद के दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने शमशान में स्थित देखिए काली माता की मूर्ति को खंडित कर दिया। इस घटना से स्थानीय हिंदू समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप डबका में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नजबुल आलम नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय बजरंग दल और स्थानीय निवासियों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और असम पुलिस तथा मुख्यमंत्री से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने हिंदू आस्थाओं की रक्षा और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी मुद्दे पर तमाम प्रतिक्रियाएं जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत निंदनीय घटना है जो शमशान पर जिस तरह से हमला हुआ है। जो हमारा शमशान में एक पंडित रहता था, एक पंडित का ऊपर हमला हुआ है। इसी तरह हमला हुआ है, उन लोग को जो बड़ा एक पत्थर लेके उनको मारने के लिए कोशिश किया था। और बाद में हमारा मंदिर का शिव मंदिर का साथ में एक काली मंदिर भी है। काली मंदिर के पास यहाँ में तो मूर्ति है ही, तो काली माँ का मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति को पूरा तोड़ दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो हमारा डबका की सभी राज, हमारा जितना भी हिंदू है सब शमशान में आके हम लोग जो हमारी जो रोड में सब एक साथ होके रोड हम लोग ने जाम किया था। तो जाम करने की बाद तो प्रशासन आया, जो ठीक है हम कड़ी से करा जो व्यवस्था लेंगे और हमको सभी लोगों को जो आश्वासन दिया है, जो दुष्कृति है उसको कार्रवाई करेगा। लेकिन वो दुष्कृति है, बात वही नहीं है। लेकिन यहाँ का मुसलमान का कोई और दूसरा लोग आके बोल रहा है वो पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है। ऐसे ही ये रेड एरिया है। कि मैं इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, जो 10 नंबर का वार्ड जो डबका टाउन में है वही पूरा रिजर्व माटी है, और जो भी हो रहा है सब ये यहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए मैं प्रशासन को और भारत की प्रधानमंत्री, हमारी
मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ जो उसी को ऊपर कार्रवाई करे। 92 में यहाँ पर ऐसा हुआ था। ऐसे छोटा छोटा संघर्ष बोल के चला जाता है लेकिन कोई कुछ नहीं करता। हमारा इधर का हमारा हिंदू लोग कैसे रहेगा? ऐसे बार बार हम लोग हमारा जो समझ में बाहर है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री और हमारा गृह मंत्री और हमारी असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को मैं बोल रहा हूँ जो ये दुष्कृति की साथ पूरा कार्रवाई करे। बहुत दुखद घटना है और ये निंदनीय है। सबसे बड़ी बात है ये कि आज जिहादी ये लोग इतना हद तक बढ़ चुके हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ घटना करते ही रहता है। आज इन लोगों का, ये लोग बोलते हैं कि आज पवित्र दिन है, ईद है। तो अगर भाई तुम लोगों का पवित्र दिन है, आज इसी दिन में तुम लोगों ने, और खास करके सबसे बड़ी बात ये है कि ये वहाँ पे दूसरा तो हमारा हिंदू तो कुछ करेगा नहीं ना, ये तो नामुमकिन वाली बात है। ये जहां तक मैं सुन रहा हूँ कि कौन तो रहा है, सस्पेक्ट है। अरे सस्पेक्ट क्या है, ये एकदम 100% गारंटी है, ये जिहादी का काम है, ये जिहादी का काम है, 100% जिहादी का काम है ये। चलिए, असम की बड़ी खबर आपको दिखाई। केवल आपने शायद सुदर्शन न्यूज पर इस खबर को देखा होगा, क्योंकि हम भारत के हर कोने से आपके मुद्दे की खबर को लेकर आते हैं। और सनातनियों पर अगर हमला होता है, मां का कहीं अपमान होता है, मंदिरों पर हमले होते हैं, मूर्तियां खंडित तोड़ी जाती हैं, तो आपको अवश्य वो खबर दिखाते हैं और आपको जगाने का प्रयास करते हैं कि भाई जागिए, देखिए आंखें खोलकर हो क्या रहा है इस भारत में। जिहादी किस तरीके से ये हिंदुओं की धरती, सनातनियों की धरती पर ये तांडव करते हुए नजर आते हैं। इनको खौफ नहीं है, ये खौफ होना चाहिए। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये सुदर्शन न्यूज मांग करता है और हर सनातनी तो मांग करता ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बिहार के दरभंगा की, जहां पर पत्थरबाज जिहादियों की नापाक हरकत सामने आई है। बिहार के दरभंगा में नवरात्र के पहले ही दिन हिंदुओं पर हमला हुआ है। यहां अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति के घर पर इकट्ठा हुए मुसलमानों ने जमकर पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वही जगह है जहां होली पर भी हिंदुओं पर हमला हुआ था। हालांकि तब पुलिस और ग्रामीणों की आपसी बातचीत से मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन नवरात्र के पहले दिन पथराव के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। और 3 जगह देखिए, 3 स्थानों पर, 3 थानों को जो है पुलिस जो है उनको तैनात किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशवेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के केवट गामा पंचायत में दुर्गा मंदिर से कलश शोभा यात्रा के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं पर अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ये हमला इतना चौंकाने वाला था कि महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। लोगों का कहना है कि यह हमला मुसलमानों ने किया, जो पहले से छत पर इकट्ठा होकर शोभा यात्रा का इंतजार कर रहे थे। ये घटना रविवार 20 मार्च 2025 की शाम करीब 4:30 बजे की है। गांव वालों ने बताया कि पछियारी रही गांव में रहने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन के घर की छत पर मुस्लिम जमा थे। जैसे ही शोभा यात्रा वहां से गुजरी, इन लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिया। देखिए, पत्थर अचानक ऊपर से गिरने लगे, जिससे नीचे चल रहे श्रद्धालु घबरा गए। कुछ महिलाओं ने बताया कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सड़क पर ही लेट गईं, देखिए, ताकि पत्थरों से चोट ना लगे। सोचिए कैसा यह दृश्य रहा। हमले की वजह से कई लोग मामूली रूप से भी घायल हुए हैं। पथराव की सूचना मिलते ही कुशेश्वर स्थान, तिलकेश्वर और बिरौल थानों से भारी पुलिस बल जो है वो गांव पहुंची और पुलिस ने हालात को काबू में किया। लेकिन गांव का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। लोग अपने घरों में डरे हुए हैं और बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। पंचायत के पूर्व मुखिया आलोक कुमार उर्फ विकास कुमार ने बताया कि इस तरह की घटनाएं गांव की एकता को तोड़ रही हैं। अब देखिए, कुशेश्वर स्थान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने भी भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य हैं और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये शांति बस ऊपरी है, अंदर ही अंदर डर और गुस्सा अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सप्ताह पहले होली के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन गांव में होली खेल रहे युवकों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। पहले तो मामूली बहस हुई, लेकिन फिर बात बढ़ गई और लाठी डंडों के साथ पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई। कई युवक घायल हो गए थे और गांव में तनाव फैल गया था। उस वक्त पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की और पीआर बॉन्ड भरवाकर मामला जो है शांत कराया था। गांव वालों ने उम्मीद की थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रविवार को फिर से पथराव की घटना ने जो पुराने जख्म हैं, पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। तो ये
खबर आपको हमने दिखाई जहां पर मोहम्मद अलाउद्दीन की छत पर जमा थी मुस्लिम भीड़ और मुस्लिम भीड़ ने शोभा यात्रा को निशाना बनाया। चलिए खबर आपको बताई और खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा वो भी आपको बता देते हैं। जिहादी पत्थरबाजों पर हो सख्त कार्रवाई। 98% लोगों ने कहा हां, 2% ने कहा ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिहार से आपको लेकर चलते हैं सीधा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कोलकाता के रेड रोड स्थित ईदगाह में पहुंची ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में सभी धर्मों के सौहार्द की बात करते हुए कहा, नवरात्रि चल रही है, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई दंगा करे। आम लोग अराजकता नहीं फैलाते, बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। ये शर्म की बात है, हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पलटवार करते हुए कहा, ये टीएमसी ही है जो दंगे कराती है। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि मोथाबाड़ी मालदा में हिंदुओं के घर किसने जलाए? ममता बनर्जी और सीपीएम दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और दोनों इसमें एक साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में दंगों और सांप्रदायिक तनाव को लेकर बयानबाजी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। भाजपा और टीएमसी के बीच इस मुद्दे पर लगातार जुबानी जंग जारी है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को भी समझिए। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। आप लोग कोई भी प्रोवोक करेगा, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसको पाए में पा मत लगाओ। ये उसका प्लान है, ये उसका प्लांटेड गेम है, एक गेम में आप पा मत लगाओ। सुना आपने, इतनी तस्वीरें काफी होंगी कि ममता बनर्जी कौन सा धर्म गंदा है बता रही हैं और किस राज्य में गंदी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में ममता को गंदगी नजर नहीं आती क्या? ममता बनर्जी, जिहादियों को खुश करने के लिए सनातन धर्म का अपमान अब बंद कर दीजिए। ममता के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बयान दिया, सुनिए। देखिए, दंगा टीएमसी कर रही है, टीएमसी करा रही है। मैं ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोथाबाड़ी का जो वीडियो सोशल मीडिया से लेकर बहुत जगह पे अवेलेबल है, जो लोग हिंदू देव देवी भगवान राम के खिलाफ इतने अपशब्द व्यवहार किए हैं, हिंदुओं के घर तोड़ा गया, थाना को जलाया गया, को जलाने की कोशिश की गई, हिंदुओं के घर जलाए गए, आज भी उनका प्रूफ है। तो आप ममता बनर्जी को बोलने के लिए बोलिए, कौन कर रहे हैं? ममता बनर्जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है और सीपीएम भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। सीपीएम और ममता बनर्जी एक ही साथ है, एक ही साथ है। वहीं झारखंड के रामगढ़ थाने से एक अच्छी तस्वीर सामने आई, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में व्यस्त सोरेन सरकार को गंदी लगी और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। उसका अपराध इतना ही था कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से कानून का पालन करने की अपील की थी। उन्होंने लोगों को कानून के सम्मान करने की बात कही थी और सोरेन सरकार को अच्छा नहीं लगा और उसे लाइन हाजिर कर दिया। एक बार आप ही सुनिए इसमें गलत क्या था। अपने से सुनिश्चित कर ले कि आपके घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ, ईंट, पत्थर इत्यादि नहीं है। प्रशासन को शक होने पर किसी भी समय हम आपके घर को सर्च कर सकते हैं। इसके कारण एएसआई को लाइन हाजिर किया गया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि यदि इस पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू चढ़ रहा भेंट, ये हमने प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और जवाब आया 97% लोगों ने कहा हां, तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू चढ़ रहा भेंट। 3% ने ना बोला। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये कहता है कि हिंदू चढ़ रहा भेंट। चलिए, ये खबर भी आपको। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो ना सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति का असली चेहरा भी उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर जिहादी मानसिकता ने प्रशासन और आम जनता को खुली चुनौती दे डाली। खुलेआम सड़कों पर कब्जा कर यातायात को बाधित किया गया और आम लोगों को परेशान किया गया और यहां तक कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिला। सवाल उठता है कि आखिर ये ताकत इन्हें कौन दे रहा है?
एक तरफ यूपी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नमाज सिर्फ तय स्थानों पर होगी, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर समेत तमाम शहरों में हालात बिगड़े, सड़कों पर जाम लगा और प्रशासन बेबस नजर आया। ये केवल एक दिन की घटना नहीं, बल्कि ये उस जिहादी मानसिकता का नतीजा है जो वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति ने पोषित की है। और तुष्टीकरण की इस राजनीति के सबसे बड़े चेहरे कौन हैं? तौकीर रजा, वारिस पठान जैसे नेता जो खुलेआम कट्टरपंथियों को शय देते हैं और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। इन नेताओं की बयानबाजी और उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं उन तत्वों को बढ़ावा देती है जो देश की शांति और कानून व्यवस्था को तहस नहस करने पर आमादा हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती दिखाता है तो इसे तानाशाही क्यों कहा जाता है? जब लखनऊ में अखिलेश यादव का काफिला रोका गया तो उन्होंने इसे तानाशाही और आपातकाल करार दे दिया। सवाल यह है कि सड़क पर जिहादी अराजकता जो है उसको रोकना तानाशाही कैसे हो सकता है? क्या अखिलेश यादव को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति दिखाई देती है? जब हिंदुओं की आस्था पर हमले होते हैं तो तब उनकी जबान जो है क्यों सिल जाती है? इस सारी बातों को विश्लेषण के हिसाब से आपको समझाएंगे। तो हमने बात की थी भाई कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को आड़े हाथों अब लिया जाता है, तो परेशानी होने लगती है। क्या कानून अब बदलाव को संभावित कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो मुमकिन है या नहीं है? इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट ईद की नमाज को लेकर सड़कों पर किस तरीके से नमाज पढ़ी गई और ऐसे तमाम विवाद के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। मौके पर जिहादी मानसिकता ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली। सड़कों पर नमाज अदा करने के नाम पर घंटों जाम लगाकर आम जनता को ही बंधक बना दिया गया। प्रशासन के सख्त निर्देशों को दरकिनार करते हुए कई जिलों में खुलेआम सड़कें कब्जाई गई, जिससे न सिर्फ यातायात ठप हो गया बल्कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया गया। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर समेत तमाम जगहों पर हालात बदतर रहे। शासन ने पहले ही सख्त निर्देश जारी किए थे कि नमाज सिर्फ तय स्थानों पर ही होगी, लेकिन जिहादी तत्वों ने इन आदेशों की खुलेआम अवहेलना की। नतीजा सड़कें जाम, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिला, मरीजों की जान पर बनाई। सवाल ये उठता है कि इन जिहादियों को इतनी हिम्मत और ताकत आखिर कहां से मिल रही है? जवाब साफ है, इनके आका ही इनको शह दे रहे हैं। तौकीर रजा और वारिस पठान जैसे नेता इन कट्टरपंथियों को खुला समर्थन देते हैं और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। मैं तो रास्ते पे नमाज पढ़ूंगा, फिर चाहे पुलिस प्रशासन जो केस के तहत मुझे बुक करना चाहे बुक कर। अभी कहीं मैं सुन रहा हूँ कि अगर आपने रास्ते पे नमाज पढ़ी तो आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। भाई कौन से कानून के दायरे में, कौन से कानून के प्रावधान में आप पासपोर्ट सीज कर सकते? चलिए करिए। या हमारी नमाज से रोका? मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं, अगर बीजेपी का बस चले तो तुमको नमाज ही पढ़ने ना दे। एक तरफ तो प्रशासन लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में जब अखिलेश यादव का काफिला रोका गया तो उन्होंने इसे तानाशाही और आपातकाल जैसे बता दिया। जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिहादी अराजकता को बढ़ावा देने वालों की साजिशें रोकी जाएं तो तानाशाही कैसे? अखिलेश यादव को कानून के पालन में भी तानाशाही आखिर क्यों दिखती है? लेकिन जब हिंदुओं की आस्था पर हमला होता है तो उनकी जुबान भी सिल जाती है। इस पर भी अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के इस रवैये पर कड़ा पलटवार किया है। विरोधी कुछ भी कहें को मतलब नहीं, सब लोग आदेश को कानून के हिसाब से देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, और ये बात अब सब लोग जान गए कि कानून के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश चलेगा। कानूनन सबको चलना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी का हो, और उसका पालन सब लोग कर रहे हैं और प्रेम से कर रहे हैं। विरोधी सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं उसका मतलब नहीं, सबको पता चल गया है इस देश में मोदी योगी जी के राज में कानून से देश चलता है, संविधान ही सर्वोपरि है। खाली वोट बैंक के लिए
इस तरह की बातें करना, अपने काम का हिसाब नहीं देना, तो इसके हम भर्त्सना करते हैं और अखिलेश यादव की तो विशेष रूप से भर्त्सना करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जिहादी ताकतें कब तक माहौल बिगाड़ती रहेंगी, सवाल ये है कि कब तक देश तुष्टीकरण की इस राजनीति का बोझ ढोता रहेगा। अखिलेश यादव जैसे नेता जो वोट बैंक की खातिर जिहादियों का साथ देते हैं, क्या उन्हें इस देश की शांति और कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं? सड़क पर नमाज की आड़ में आम लोगों को परेशान करना, एम्बुलेंस को रोक कर रखना, क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न जिहादी न तुष्टीकरण की दुकानें चलाने वाले नेता। अब फैसला जनता को करना है। क्या वो ऐसे नेताओं को जवाब देगी जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर योगी सरकार जैसे मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ी होगी जो जिहादियों को उनकी सही जगह दिखा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, एक खबर तो आपने देखी और इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बता दें कि भाई ईद पर उत्पात मचाने वालों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये हमने आपसे प्रश्न जो पूछा था, तो वो देखिए उत्तर आया 93% ने बोला हाँ, 7% ने कहा ना। उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ दिल्ली पंजीकृत द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। ये समारोह आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी विशेष रूप से पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अब संघ के पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों ने पुष्प गुच्छ और सम्मान पत्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईपीएस अधिकारी शुभम कुमार भी मौजूद रहे। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष काशी प्रसाद तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का प्रयास है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो है वो भी हुई, जिसमें लोकगीत, कवि सम्मेलन और पारंपरिक होली गीतों की गूंज सुनाई दी। अतिथियों ने समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम का समापन सद्भावना संदेश और पारंपरिक होली के रंगों के साथ हुआ। संघ ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी उपस्थित लोगों का आभार भी व्यक्त किया। एक झलक आप भी जरा देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल में राजशाही समर्थकों और सरकार के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। बीते शुक्रवार को राजधानी काठमांडू में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस दौरान लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग कर रहे हैं और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में बयान देते हुए कहा कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने संविधान जारी होते समय किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। ओली ने आरोप लगाया कि ज्ञानेंद्र शाह ने प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर अपने संदेश में लोगों से समर्थन मांगा और उसके बाद काठमांडू आगमन पर उनके स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि पूर्व राजा ने समाज के अवांछित तत्वों को बुलाकर उन्हें आंदोलन का कमांडर घोषित किया और प्रदर्शनकारियों को हिंसा भड़काने के लिए उकसाया। प्रधानमंत्री ओली ने साफ रूप से कहा कि नेपाल में संविधान का पालन सभी को करना होगा, चाहे वो देश का पूर्व राजा ही क्यों न हो। ओली ने चेतावनी दी कि बीते शुक्रवार की हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, यहां तक कि पूर्व राजा भी। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने बीते रविवार को फिर से काठमांडू में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। पार्टी ने गिरफ्तार लोगों की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने ओली सरकार के इस्तीफे की भी मांग उठाई। प्रजातांत्रिक पार्टी ने ओली सरकार पर प्रदर्शनकारियों का दमन करने और संविधान के खिलाफ कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां सरकार की तानाशाही नीति को उजागर करती हैं और इससे नेपाल की जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है।
नेपाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजशाही समर्थकों और सरकार के बीच संघर्ष से देश में अस्थिरता का नया दौर शुरू होगा। एक तरफ ओली सरकार संविधान का पालन कराने पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज भी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर नेपाल में राजशाही समर्थकों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। और देखिए, ये राजशाही बहाली की मांग है और नेपाल में अस्थिरता जो है वो पूर्व राज्य संविधान कानून से ऊपर नहीं, ओली कह रहे हैं। और ओली सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है और तनाव लगातार बढ़ रहा है। चलिए, ये खबर भी आपको हमने दिखाई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता अभियान तेज कर दिया है। भारतीय सेना ने विदेश मंत्रालय के समन्वय में राहत कार्यों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के माध्यम से लगभग 15 टन राहत सामग्री जो है यांगून भेजी है। इस सामग्री में टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं शामिल हैं, जो प्रभावित नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करेंगी। आज सुबह भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और चिकित्सा दल ने मंडाले में राहत सामग्री और कर्मियों को पहुंचाने की जमीनी कार्रवाई है वो शुरू की। भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल के 110 कर्मी, 13 NDRF सदस्य आवश्यक उपकरण और चिकित्सा सामग्री के साथ 15 सैन्य ट्रकों, 3 बसों और 7 अन्य वाहनों के काफिले के रूप में मंडाले की ओर रवाना हुए। म्यांमार सेना द्वारा इस काफिले को सुरक्षा प्रदान की जा रही है और इसके दोपहर 2 बजे MST तक मंडाले पहुंचने की उम्मीद थी। कल भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल के 10 कर्मियों और NDRF सदस्यों ने मंडाले पहुंचकर म्यांमार प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया। भारतीय सेना के फील्ड जो अस्पताल को पुराने मंडाले एयरफील्ड में स्थित 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की गैर कार्यशील संरचना प्रदान की गई है, जिसे जल्द ही चालू किया जाएगा। यह अस्पताल प्रभावित नागरिकों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भारत कितना कुछ करता है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति यानी जो है आपके नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत ये सहायता म्यांमार के साथ हमारी गहरी मित्रता और सहयोग को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए म्यांमार को हर संभव सहायता देने का वादा किया है। ये पहल न केवल भारत की मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और मित्रता की भावना को भी प्रबल करती है। म्यांमार प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने भारत की इस त्वरित और प्रभावी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। ये मानवीय अभियान दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को और सुदृढ़ करेगा और संकट की घड़ी में एक दूसरे के प्रति समर्थन और सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। तो चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई, जहां भारत जो है वो मदद कर रहा है अपने पड़ोसी की और उसके बुरे वक्त में। पोल भी हमने आपके लिए रखा, ऑपरेशन ब्रह्मा दुनिया के लिए बनेगा मिसाल। तो उत्तर दिया है 95% लोगों ने कहा हां, 5% ने कहा ना। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेरिका की और ईरान की। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ईरान पर बम बरसाएंगे। ईरान ने इस बीच अमेरिका से सीधे बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब ट्रंप ने क्या कहा, ये जान लीजिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 30 मार्च 2025 को कहा, यदि ईरान कोई समझौता नहीं करता तो बम बरसाए जाएंगे। ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी जीवन में नहीं देखी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी इशारा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह चेतावनी एक टीवी इंटरव्यू में दी। ट्रंप ने एक और बातचीत के दौरान कहा कि वो कुछ सप्ताह तक ईरान का रुख परखेंगे और अगर इसमें कुछ सकारात्मकता नहीं पाते तो नए प्रतिबंधों की घोषणा कर देंगे। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में लिए गए ऐसे ही एक्शन की याद दिलाई। अब ईरान ने क्या कहा वो भी आपको हम बता देते हैं। ट्रंप की बात रखी, ईरान की बात भी रख देते हैं। चलिए, ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस चेतावनी का जवाब दे दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मंजूर पेजेशिकियान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर सीधी बातचीत नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत करता रहेगा। राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी भी अमेरिका से अप्रत्यक्ष बातचीत के पक्ष में है और यह जारी रहेगी। अप्रत्यक्ष बातचीत का मतलब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दूसरे देशों के माध्यम से है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अभी ओमान के माध्यम से हो रही है।
अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसका भी जवाब दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान को परमाणु समझौता करने पर मजबूर कर दे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ने ईरान के साथ समझौते पर चर्चा करने की इच्छा जताई थी। अगर ईरान समझौता नहीं चाहता है तो राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। ये ईरान के लिए बुरा होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की बमबारी की धमकी का कोई स्पष्ट जवाब ईरान ने नहीं दिया है। हालांकि वो कुछ दिन पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका उसके ऊपर हमला करता है तो वो इस इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो सैन्य दबाव में आकर बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे। अब कहां से शुरू हुई समझौते की बात ये भी जान लीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर ये बयानों की अदला बदली राष्ट्रपति ट्रंप के पत्र से चालू हुई थी। उन्होंने मार्च 2025 के पहले सप्ताह में ईरान की सरकार को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने ईरान को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के लिए ये समझौता करना काफी लाभदायक होगा। उन्होंने कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने दिया जा सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस पत्र को बातचीत का आखिरी कदम भी बताया था। अब इस पत्र का जवाब भी ईरान ने ओमान के माध्यम से दिया था। हालांकि ईरान ने समझौते की बात नहीं मानी। पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार हासिल कर लेगा और उसे तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। अब 2015 का समझौता ट्रंप ने ही तोड़ा, ये जान लीजिए। ईरान वर्तमान में तमाम प्रतिबंधों से जूझ रहा है। उस पर यहां प्रतिबंध अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने लगाए हैं। ईरान बीते लगभग 2.5 दशक से परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है। ये बात कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सर्वे में स्पष्ट हो चुकी है। ईरान परमाणु हथियार को अपनी संप्रभुता के लिए जरूरी बताता है। हालांकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान एक समझौता हुआ था। इस समझौते में ईरान और अमेरिका के साथ ही रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन भी शामिल थे। इस समझौते के तहत ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम का भंडार 98% कम करना था। इसके अलावा ईरान को इस यूरेनियम का उपयोग भी सीमित करना था, जिससे परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग में ना लाया जाए। अब यूरेनियम के कणों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंट्रीफ्यूज भी ईरान को 1/3 पर लाने थे। इसके बदले इन देशों ने ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने का वादा किया था। अब ईरान को इसके बाद वैश्विक बाजार में तेल बेचने की सहूलियत भी मिल गई थी। हालांकि यह ज्यादा दिन नहीं चल पाया। अब क्यों समझौता चाह रहे हैं ट्रंप, ये भी जान लीजिए। ट्रंप के नए समझौते के लिए ईरान पर दबाव बनाने और जल्दबाजी दिखाने पर अब प्रश्न उठ रहे हैं। लोगों का पूछना है कि पिछली बार एक झटके में समझौता खत्म करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप इस बार अबकी से देखिए इतने आतुर क्यों, अबकी बार इतने आतुर क्यों नजर आ रहे हैं। वैसे तो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन यह कदम उनकी इस बार की नीति से मेल खाता है। देखिए 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप की नीति पिछले कार्यकाल से थोड़ी सी अलग है। उन्होंने सत्ता में आते ही पहले इजराइल और हमास के बीच सीजफायर करवाया था। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्धबंदी करवाई है। उनका फोकस मुख्य रूप से अरब देशों में शांति पर है। इसी कड़ी में वो इजराइल पर दबाव घटाने के लिए ईरान से यह समझौता करना चाह रहे हैं। अगर ये समझौता होता है तो इस इलाके में अमेरिका के हितों को भी लाभ होगा और उसे यहां से अपनी सैन्य तैनाती में जो है कमी करने की जगह मिल सकेगी। हालांकि समझौते को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो चलिए, ये खबर महत्वपूर्ण थी, अंतर्राष्ट्रीय जगत की जरूर थी, लेकिन आपको इसको जानना जरूरी था कि भाई क्या कुछ कर रहा है अमेरिका। और इस खबर पर पोल के माध्यम से एक हमने प्रश्न भी आपसे पूछा, अमेरिका और ईरान के बीच हो पाएगा परमाणु समझौता? ये प्रश्न था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनमत कार्यक्रम। इसमें हर मुद्दे पर एक पोल होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो आप वोट करते हैं, 95% लोगों ने कहा अमेरिका और ईरान के बीच हो पाएगा परमाणु समझौता। अब बात रूस यूक्रेन की भी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल डील से पीछे हटने की कोशिश की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने बीते रविवार बातचीत में कहा, ज़ेलेंस्की को देखकर लग रहा है कि वो इस महत्वपूर्ण डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की इस डील का समझौता जो इस्तेमाल जो है नेटो सदस्यता के लिए नहीं कर सकते। यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनने जा रहा। अगर ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो इस डील पर दोबारा बातचीत कर खुद को बचा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा।
अब समझ लेते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल डील क्यों अहम है। ये डील यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई एक अहम समझौता है, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन की खनिज संपदा से जुड़े महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच मिलती है। इस डील को अमेरिका की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। ट्रंप के बयान से साफ है कि अगर ज़ेलेंस्की इस डील पर पुनर्विचार करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका यूक्रेन संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि इस डील से पीछे हटना ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए कूटनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ज़ेलेंस्की इस चेतावनी का किस तरह से जवाब देते हैं और क्या यूक्रेन इस डील को लेकर अपने रुख में कोई बदलाव लाते हैं या नहीं लाते हैं। ये बड़ा प्रश्न होगा कि भाई अब भी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रभाव है वो ज़ेलेंस्की के ऊपर भी है और तमाम देशों के ऊपर तो है ही है। तो चलिए अब आपको ये भी मैं बता दूं कि जनमत को लगभग 1 साल के करीब होने वाला है और आपके लिए बहुत आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, अपने दर्शकों को आपने असीम प्यार दिखाया, हाई टीआरपी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही दिनों में 1 साल 1 वर्ष यानी पूरा हो जाएगा। आप लगातार जनमत को देखते रहिए, आपके लिए हर रोज एक नया मुद्दा, नया विषय हम लेकर आएंगे मेरी पूरी टीम और पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से, क्योंकि वही इस शो को सक्सेसफुल बनाते हैं, कामयाब बनाते हैं। उन सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।